हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। ये वाली वीडियो में आज हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनका मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है एंड आई वेंट थ्रू द डिटेल्स। तो इनके लिए क्वार्टर कैसा गया है वो समझेंगे। फ्यूचर जो रिमेनिंग क्वार्टर्स है इस फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए इनका प्रोस्पेक्टस क्या है, ग्रोथ गाइडेंस क्या है, एक्सपांशन कहाँ करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। सी अब इन जनरल ये जो पीएसयू बास्केट में बैंक्स है, फॉर एग्जांपल पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इनके अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो काफी डिप्रेसिंग होते हैं बिकॉज इनका जो ग्रोथ का पेस है वही कम है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो Q1 FY 2016 इनके अपडेट्स आए, अगर कुछ अपडेट्स को हम देखें तो विल नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा इनका लोन बुक का ग्रोथ है अराउंड 12-12.5%, इंडियन बैंक 11%, पीएनबी का अगर नंबर देखें जो इन्होंने बिजनेस अपडेट में शेयर किया है, लोन बुक का ग्रोथ हुआ है 10% से। बैंक ऑफ इंडिया अगेन वेरी सिमिलर 11%। तो जो सिस्टम क्रेडिट का जो ग्रोथ है अराउंड 9-10%, जो प्रीवियस Q4 में था 9%, Q1 में था 10%, तो सिस्टम क्रेडिट का जो ग्रोथ है उसी के अराउंड इनका ग्रोथ होता है। इससे ज्यादा ये ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते। तो इससे होता क्या है ना, इसेंशियली अगर आपका लोन बुक नहीं ग्रो हो रहा है तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से जनरेट होगा। इंटरेस्ट इनकम एक मेन कंपोनेंट होता है जो बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वही आपका फिर अगर प्रोविजनिंग आपका ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है तो वही आपके बॉटम लाइन में फ्लो होता है। तो इसेंशियली बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ग्रो नहीं कर पाती। अब डेफिनेटली इन्होंने जो पिछले 1-1.5 साल 2 साल में रिटर्न दिए हैं, बट वो रिटर्न जनरेट क्यों हुए, बिकॉज इनका जो प्रोविजनिंग है वो ऑन अ डिक्लाइन था। इनके एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, रिकवरीज हुआ है, जहां पे भी बैड डेट्स थे वहां पे रिकवरीज आया है, कॉर्पोरेट साइड पे भी बैलेंस शीट क्लीन हुआ है। तो इसेंशियली इनको हेल्प मिला है कि इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। जो इन्होंने हिस्टोरिकली सपोज प्रोविजन किया था वहां पे कुछ राइट बैक्स हुए हैं, तो बुक्स क्लीन हो गए हैं, और जो प्रोविजनिंग है क्योंकि वो कम हुआ है इनके बॉटम लाइन को सपोर्ट मिला है। बट इनके एसेट क्वालिटी अभी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच गए हैं। अंडर अंडर 1 इनका एनपीए है, जीएनपी अंडर 2 है। तो एक पॉइंट के बाद आपका एसेट क्वालिटी कितना इंप्रूव होगा, राइट? एक पॉइंट के बाद तो आपको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, अपने बॉटम लोन बुक में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अगर लोन बुक अगर ग्रो नहीं हो रहा तो अगेन जो बॉटम लाइन का ग्रोथ होने का जो पेस है वो घट जाएगा, तो फिर इसेंशियली वापस स्टॉक वहीं पे अटक जाएगा। तो ये दिक्कत है इन पीएसयू बैंक्स के साथ। तो इसेंशियली ग्रोथ का पेस इज वेरी मॉडरेट जब ये बड़े स्पेसिफिकली बैंक्स की बात करते हैं। तो इसी सेगमेंट में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना वो थोड़ा स्टैंड आउट करता है, बिकॉज इन्होंने कंसिस्टेंटली एंड एक दो क्वार्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले आप 2 साल के उठा के इनके नंबर्स को देख लीजिए, एक हेल्दी पेस से ये ग्रो करते हैं। इनका लोन बुक का साइज भी कोई बहुत छोटा नहीं है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ जो इनका लोन बुक का भी साइज पहुंचा है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो इट्स नॉट वेरी स्मॉल बैंक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और फिर भी उस बेस पे ये 17-18% के लोन बुक को ग्रो कर पा रहा है। इनका गाइडेंस भी FY 2026 के लिए लोन बुक को 17% से ग्रो करना है। तो हेल्दी पेस है इनके लोन बुक के ग्रोथ का। एंड वाइल डूइंग दैट, एक तो खास बात यह है कि इनका एसेट क्वालिटी भी काफी कंसिस्टेंटली स्टेबल रहा है। पिछले 2-2.5 साल के आप इनके नंबर्स उठा के देख लीजिए, जीएनपी अराउंड 2% के नीचे रहा है, एनपीए तो अंडर 1% रहा है कंसिस्टेंटली, और उसमें भी सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो इंप्रूवमेंट ही होता हुआ दिखा है। तो एसेट क्वालिटी पे इनका काफी अच्छा कंट्रोल है वाइल डूइंग दैट 17% 18% काइंड ऑफ लोन बुक ग्रोथ। और ये मिड साइज बैंक, हमने जैसे करूर वैसा की बात की थी जो एक प्राइवेट बैंक है, सीएसबी बात किया था जो थोड़ा हायर पेस से ग्रो करता है, गोल्ड लोन फोकस्ड बैंक है। तो ये दो तीन बैंक है मिड साइज बैंक मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेटर ग्रोथ है। क्योंकि अगर फिर मुझे वही सिस्टम ग्रोथ चाहिए जो 10-11% जो ये अदर पीएसयू बैंक दे रही है, तो फिर उससे अच्छा तो मैं आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट कर लूंगा जो काफी बड़ा कंपेरेटिवली बैंक है, बट वो भी 14% का लोन बुक ग्रो करता है। तो उससे बेटर ग्रोथ मुझे इन 2-4 जो मिड कैप जो स्मॉल बैंक है वहां पे मुझे दिखती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड कैंडिडेट्स टू ट्रैक। अब इस क्वार्टर के अगर इनके नंबर देखें तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन बुक का ग्रोथ शेयर किया है वो ऑलमोस्ट 15% प्लस का लोन बुक का ग्रोथ है इनका जो Q1 में आया है। अब इनका स्टार्ट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहा है, बट इनका गाइडेंस फॉर्म रखा है इन्होंने जो Q4 के बाद उन्होंने दिया था, लोन बुक का पेस इस साल 17% प्लस से ग्रो होगा। तो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, बट स्लो स्टार्ट है डेफिनेटली। इसके अलावा अब ये ग्रोथ कहां से आ रही है अगर वो देखें तो क्रेडिट ग्रोथ इनके बेसिकली दो बड़े सेगमेंट्स, एक है रैम जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई आता है, और दूसरा है कॉर्पोरेट। तो ये दोनों इनके मेजर सेगमेंट्स है। कॉर्पोरेट इज अराउंड 38% के आसपास, और जो ये रैम है रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई अराउंड 62 पे आसपास है। तो 60-40 के आसपास ये उसको मेंटेन करते हैं, प्लस माइनस 2% हियर एंड देयर। तो ये परसेंटेज के साथ ये चलते हैं। तो इनका इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रहा है ना स्पेसिफिकली वो आया है रिटेल डिवीजन से। अब रिटेल डिवीजन में क्या क्या आता है, तो वही आपका व्हीकल फाइनेंस लोन्स, होम लोन्स, या फिर गोल्ड लोन्स, या फिर एजुकेशन लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये सारे रिटेल प्रोडक्ट्स पे इन्होंने काफी फोकस किया है। रिटेल जो सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन नियरली 30% का है पूरे लोन बुक में, और ये मोर देन 35% से ग्रो हुआ है। तो ये काफी इनके लिए अच्छा कर रहा है। जो दूसरा सेगमेंट इनके लिए अच्छा कर रहा है वो कॉर्पोरेट सेगमेंट, ऑलमोस्ट 38% का कंट्रीब्यूशन है, और ये मोर देन 12% से ग्रो हुआ था। तो ये दो मेन सेगमेंट है इनके बुक के जो काफी अच्छा कर रहे हैं, अराउंड 60% कंट्रीब्यूशन है टोटल लोन बुक में, एंड दे आर डूइंग गुड। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर और एमएसएमई दो थोड़े प्रॉब्लम वाले सेगमेंट्स है, बट एग्रीकल्चर का जो पेस है इन्होंने
कॉन्स्टेंटली कम रखा है। लास्ट ईयर अगर इनका लोन बुक अगर कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से, तो लास्ट ईयर उसका कंपोजिशन था परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 15% प्लस, जो अभी इन्होंने 13.5 पे लाया। तो इसेंशियली ये एग्रीकल्चर वाला जो लोन बुक है उसको ग्रो नहीं कर रहे कॉन्शियसली, बिकॉज यहाँ पे इनको थोड़े से एसेट क्वालिटी वाइज चैलेंजेस दिखे थे। तो विल गो इनटू द नंबर जो इन्होंने ट्रेंड शेयर किया है कि इनका एसेट क्वालिटी स्पेसिफिकली सेगमेंट वाइज कैसा रहा है। तो एग्रीकल्चर साइड पे इन्होंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है टू नॉट ग्रो दैट एग्रेसिवली बिकॉज ऑफ एसेट क्वालिटी चैलेंजेस। इसके अलावा अगर एमएसएमई सेगमेंट की बात करें तो वी नो देयर वर चैलेंजेस, जो माइक्रो या फिर स्मॉल एमएसएमईज है, माइक्रो फाइनेंस जो प्रॉब्लम था प्रीवियस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज मल्टीपल कस्टमर को एक ही कस्टमर को मल्टीपल जो लेंडर से उसने लेंडिंग किया था, ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन था, रिकवरी हो नहीं पा रही थी। तो बैंक ने वहां पे भी अपना जो पेस ऑफ ग्रोथ है लोन को डिसबर्स करने का उसको कम कर लिया था। तो दैट्स व्हाई दीज टू सेगमेंट्स एंड इवन इन दिस क्वार्टर आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच टू द ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ। बट इनका अगर अभी गाइडेंस की बात करें तो सेगमेंट वाइज इनका कहना है कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू इवन फोकस इन दी रिटेल एज वेल एज एमएसएमई। सी अब तक जो इनका ग्रोथ था वो प्राइमरी ड्रिवन था रिटेल सेगमेंट से और कॉर्पोरेट से, बट इनका कहना है कि व्हाइल वी कंटिन्यू टू ग्रो, जो ये रिटेल सेगमेंट है जो अच्छा कर रहा है, एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है, इस क्वार्टर से हम हमारा फोकस रिटेल और सॉरी एग्री और एमएसएमई में भी शिफ्ट करने वाले हैं। सेपरेट डिविजन इन्होंने फॉर्म किया है जस्ट फॉर दिस टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स, बिकॉज इस साल एक्सपेक्टेशन है मॉनसून इज गोइंग टू बी मोर देन जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है 105%। तो जब भी मोर देन नॉर्मल मॉनसून होता है तो रिटेल जो इकोनॉमी होता है, रिटेल बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं वो अच्छा करते हैं, वहां पे ग्रोथ आता है। तो इसको लैपअप करने के लिए इनका पूरा प्लान है और इस साल में रिटेल की बुक को भी ग्रो करेंगे डिसेंट पेस से, ये इनका गाइडेंस है। इसके अलावा एमएसएमई में, दो एमएसएमई में एज सच को इनको एसेट क्वालिटी वाइज बड़ी दिक्कतें नहीं दिखी थी, बट कॉन्शियसली क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो सिचुएशन था ओवरऑल पेस इन्होंने घटाया था। बट इस साल से अगेन एमएसएमई इज गोइंग टू बी बिग फोकस ड्राइवर, जो यहाँ से ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अगर ओवरऑल इनका बुक का कॉम्पोजिशन है जहाँ पे इनको इसेंशियली ग्रोथ आ रही है। अभी अगर वापस आए हमारे टेबल पे तो यू विल नोटिस क्रेडिट ग्रोथ था ऑलमोस्ट 15% प्लस से, डिपॉजिट ग्रोथ था 14%। सिर्फ डिपॉजिट में दो पार्ट्स होते हैं, आपका कासा हो गया जो एक इसेंशियली आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, ये अब ग्रो करना इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेसिफिकली इज वेल पोजिशन बिकॉज इनका जो कासा रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50% प्लस है ओवरऑल डिपॉजिट में, और इसका जो पेस है वो भी हेल्दी है अराउंड 15% के आसपास जो इन्होंने इस क्वार्टर के नंबर शेयर किए हैं। तो ये इसेंशियली हेल्प करता है आपके निम्स को प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज नाउ वी आर इन दी डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अब ऐसे सिचुएशन में जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो वी नो व्हाट हैपेंस इज आपकी जो एडवांसेस होते हैं, अब जो एडिशनल अभी डिस्ट्रीब्यूशन लोन डिसबर्समेंट करने वाले हो वहां पे जो आपको यील्ड मिलने वाला है वो कम होगा, बिकॉज आपका कुछ ना कुछ इवन इनका जो ऑलमोस्ट 40% लोन बुक है वो रेपो रेट लिंक्ड है, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। तो इसेंशियली आपके यील्ड ऑन एडवांसेस कम होते हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी कम होता है, बट उसके लिए थोड़ा सा लैग होता है, विद लैग दैट इफेक्ट दैट बेनिफिट कम्स टू यू। तो इसेंशियली निम्स आपके कंप्रेस हो जाते हैं बिकॉज निम्स इज इसेंशियली डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंटरेस्ट इनकम यू आर जनरेटिंग वर्सेस व्हाट इंटरेस्ट एक्सपेंस यू हैव टू बेयर। तो ये निम्स आप इनका कंप्रेशन होना स्टार्ट हो गया है अब इन्होंने, एंड ये सारे बैंक के ओनली होने वाला है, इट्स नॉट जस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हु इज गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन। इंटरेस्ट रेट जब डिक्लाइनिंग सिनेरियो होता है एवरी बैंक इज गोइंग टू फेस दिस निम प्रेशर, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर निम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हार्डली 6 बेसिस पॉइंट से, जो 4.01 था अभी पहुंचा है 3.95 पे। और ये इसेंशियली हो पाया है बिकॉज एक तो ये कासा है जो इनको सपोर्ट करता है, इसलिए इसके अलावा इन्होंने जो कुछ हाई कॉस्ट बल्क डिपॉजिट्स है उसको इन्होंने शन कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो वो एक इनको बेनिफिट मिल रहा है कि जो इनके कॉस्ट पे प्रेशर बना था वो कम हो गया है। इसके अलावा ये अभी एडिशनल जो लोन्स दे रहे हैं वहां पे हायर यील्डिंग एसेट पे इनका फोकस है। तो ये दो तीन स्ट्रेटेजीज की बदौलत इनका जो निम है वो कॉन्ट्रैक्शन पूरे साल के लिए इनका कहना है कि हमारा जो निम का कॉन्ट्रैक्शन है दैट विल बी अराउंड 19 to 20 बेसिस पॉइंट्स। तो इनका ओवरऑल जो पूरे साल के लिए गाइडेंस है वो 3.75% पे निम को मेंटेन करना है, विच इज आई थिंक हार्डली 20 बेसिस पॉइंट जो यहाँ से है। और दिस इज अ कंजर्वेटिव गाइडेंस, इनका कहना है कि वी आर ट्राइंग टू मेंटेन आवर निम्स इवन अबव दैट। लास्ट ईयर के लिए भी इनका गाइडेंस था 3.75, बट वी नो दे हैव डन रियली वेल एंड मेंटेन थ्रू आउट एंटायर ईयर निम्स अबाउ 3.75। तो इस साल भी कंजर्वेटिव गाइडेंस है बट टारगेट है उसको ओवर अचीव करने का। इसके अलावा भी थोड़ा आगे बढ़े तो इनका ब्रांच एक्सपांशन इनके रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी है। सी एनी बैंक दैट वी और एनी कंपनी फॉर दैट मैटर वी ट्रैक, हम फोकस करते हैं कि वहां पे ग्रोथ आनी चाहिए। अब ग्रोथ कहाँ से आएगी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो नई ज्योग्राफीज में जाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करे, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर करने वाली कंपनी है तो वो डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाए, नए टाइप्स करे जहां से ग्रोथ आए। इसेंशियली ग्रोथ के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग इट्स ब्रांच नेटवर्क। करंटली इनके अराउंड 2641 ब्रांचेस है, और दो इसके नाम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है बट
हार्डली 40% ब्रांचेस महाराष्ट्र में है, मोर देन 60% जो इनके ब्रांचेस है दे आर आउटसाइड महाराष्ट्र। तो वेल डाइवर्सिफाइड और कंट्री वाइड इनका एक्सपांडेड ब्रांच नेटवर्क है, और इसको एक्सपांशन करने के लिए इनका एक प्रॉपर प्लान है जो इन्होंने इस क्वार्टर के जो कॉन कॉल है उसमें शेयर किया। तो 5 साल के लिए इनका टारगेट है अराउंड 1000 ब्रांचेस को ऐड करना, बट नियर टर्म टारगेट इन्होंने रखा है कि 321 ब्रांचेस अंडर द प्रोजेक्ट 321 ये नेक्स्ट 18 मंथ्स में इन ब्रांचेस को ऐड करने वाले हैं अक्रॉस अगेन डिफरेंट ज्योग्राफीज। इसके अलावा जो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो गिफ्ट सिटी में इनको एक लाइसेंस मिल गया है टू ऑपरेट फ्रॉम जो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट ऑपरेट करने का इनको लाइसेंस मिल गया है, और ये इनका फर्स्ट इंटरनेशनल प्रेजेंस होने वाला है। अगर कोई भी आप बड़े पीएसयू बैंक को कंपेयर कर लीजिए, जैसे कैनरा हो गया, एसबीआई, बीओबी, इनके आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ब्रांचेस है, बट दिस इज फर्स्ट फोरे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र करने वाला है थ्रू द गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल ब्रांच यूनिट, ये जो ये फॉर्म हुआ है। तो लाइसेंस मिल गया है, इसके लिए इनका ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट है, हायरिंग प्रोसेस है, वो अंडरवे है। तो जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बैंक को करना चाहिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीम्स टू बी डूइंग दैट, एंड एग्रेसिव प्लान है ये इनके टू ग्रो दैट। इसके अलावा आगे थोड़ा बढ़े तो एसेट क्वालिटी का नंबर देखें तो यू विल नोटिस, जस्ट लुक एट द ट्रेंड। इनका एसेट क्वालिटी जब पूरे प्रीवियस एंटायर ईयर में काफी बैंक्स ने भी सम नोन बैंक लाइक आईडीएफसी जो सपोज माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम्स फेस किया था, सब जगह पे एसेट क्वालिटी वाइज कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगर आप नंबर देखेंगे तो इनका जीएनपीए स्टेबल रहा है और ऑन डिक्लाइन है। तो प्रीवियस Q1 में जो 1.85 पे था अभी 1.74 है, एनएनपीए देखे 0.2 पे था 0.18 हो गया है। तो एक तो ऑलरेडी नंबर अच्छा है, उसको भी इन्होंने इंप्रूव किया है, और इसका इनका नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो गाइडेंस है जीएनपीए का अंडर 2%, नेट एनपीए को अंडर 1% रखने का इनका गाइडेंस है। इवन क्रेडिट कॉस्ट के लिए जो इनका गाइडेंस है उसको 1% के अंडर रखने का गाइडेंस है। तो इसेंशियली इनको एसेट क्वालिटी वाइज आगे चलते हुए कुछ भी दिक्कत आती हुई लगती नहीं है। इसका और एक इंडिकेशन है, इनके एसएमए बकेट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो एसएमए नंबर्स या फिर अगर स्लिपेज रेशो को देखिए इस टेबल पे, तो यू विल नोटिस स्लिपेज रेशो में भी कोई ऐसा कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, विच विल इंडिकेट कि आगे चलते हुए एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिटोरेशन होने वाला है। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द एसएमए नंबर्स। तो इन्होंने टेबल शेयर किया था इंडिकेटिंग कि इनका एसएमए बकेट का मूवमेंट कैसा है। तो यू विल नोटिस कि इनका एसएमए बकेट में एक एसएमए बकेट में जो मूवमेंट हुआ है, स्पेसिफिकली जो एसएमए 2 है दैट हैज स्पाइक्ड अप फ्रॉम जो Q4 में था अराउंड 40 करोड़ के आसपास, 171 हुआ है। तो ये इसेंशियली इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि कुछ अकाउंट जो एसएमए 1 में थे वो एसएमए 2 में हो गए। अब एसएमए 1 का मतलब क्या है, एसएमए 0 होता है अगर किसी अकाउंट से आपको 30 डेज के बियॉन्ड अगर पैसा नहीं आता है तो एसएमए 0 है। 30 to 60 डेज में अगर उसके ओवरड्यू हो जाता है, पैसा नहीं आता है जो अमाउंट एक्सपेक्टेड है, तो एसएमए 1 में आता है। मोर देन 60 to 90 डेज होता है एसएमए 3। तो एसएमए 3 के बाद फिर वो मोर देन 90 डेज तो आपका एनपीए बन जाता है। तो एसएमए 1 से कुछ अकाउंट्स एसएमए 2 में शिफ्ट हुए हैं, तो इसेंशियली वहां पे मोर देन 60 डेज का 60 डेज हो गए रिकवरीज या फिर पैसा नहीं आया है, इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो ये इसेंशियली मूवमेंट हुआ है फ्रॉम एसएमए 1 टू एसएमए 2 ऑफ द फ्यू अकाउंट्स, बट एडिशनली कुछ नए अकाउंट्स में प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुआ है। तो इट इज एक्चुअली इसेंशियली द एग्जिस्टिंग अकाउंट दैट हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन बकेट टू अनदर, नए अकाउंट से ऐड नहीं हुए हैं। और इवन जो नंबर है अमाउंट का, यू विल नोटिस वो कुछ एज सच कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर है वहां पे ज्यादा डिटोरेशन नहीं है, 254 करोड़ के आसपास था, 285 करोड़ है, और परसेंटेज वाइज तो एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ओवरऑल समराइज करें ना तो इनका एसेट क्वालिटी पे काफी अच्छा कंट्रोल है, और जब भी एसेट क्वालिटी पे किसी बैंक हो गया एनबीएफसी का कंट्रोल होता है, देन ओनली वो अपने लोन बुक के ग्रोथ को फोकस कर सकता है, लोन बुक को ग्रो करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग। एडिशनली अगर इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका प्रोविजन ऑलमोस्ट मोर देन 90%, 99% के आसपास है। तो अगेन फ्यूचर में अगर कुछ प्रोविजन की रिक्वायरमेंट आई तो ये ऑलरेडी उन्होंने काफी हद तक पूरे जहाँ पे भी दिक्कत है एंटीसिपेट करके ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखा है। और इनका अगर मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर जो नीलू सक्सेना है इनकी अगर बात सुनेंगे तो दे विल यू विल अंडरस्टैंड कि इन्होंने काफी एग्रेसिवली जहाँ पे थोड़ी भी अगर इनको लगता है कि पॉसिबिलिटी है एसेट क्वालिटी डिटोरेट होने की, उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। तो एग्रेसिव प्रोविजनिंग किया है इवन इन द Q1 एज वेल, जिसकी वजह से इनका जो पैड का ग्रोथ है वो 23% पे रेस्ट्रिक्ट हुआ है। अगर वो प्रोविजनिंग इतना एग्रेसिवली नहीं करते तो पैड ग्रोथ इससे भी ज्यादा हो सकता था। तो ये चलो बात हो गई इनके एसेट क्वालिटी के वाइज जो नंबर्स है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो आरओए है वो अराउंड 1.8 के आसपास मेंटेन रखा हुआ है, वेरी हेल्दी आरओए नंबर ऑफ अराउंड 23%। तो एज सच इनके नंबर्स में कंपेयर करके देख लेंगे प्रीवियस 2 साल के, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और ये एक कंसिस्टेंट पेस से लोन बुक को ग्रोथ करते वक्त अपने एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल बनाए रखे हुए हैं। दैट्स व्हाई ये पूरे पीएसयू बैंक्स में ये आई थिंक बेस्ट बैंक लगती है मुझे जो ग्रोथ अचीव कर पा रही है व्हाइल मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी। इसके अलावा जो इन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स को शेयर किया, एक तो ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन की हमने बात की, जो 1000 ब्रांचेस 5 इयर्स में 321 ब्रांचेस इन नेक्स्ट 18 मंथ्स ऐड करने का इनका टारगेट है। इसके अलावा रिटेल तो ग्रो कर ही रहा है, इसके साथ एग्री और जो एमएसएमई उस पर फोकस होने वाला है। अब एमएसएमई ग्रोथ को अचीव करने के लिए इन्होंने
कुछ को लेंडिंग पे भी फोकस किया है। तो करंटली इनका ऑलमोस्ट 9 एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप हो गया है, जो प्रीवियस ईयर में हार्डली 2 एनबीएफसी के साथ इनका पार्टनरशिप था। तो को लेंडिंग इज गोइंग टू बी अ बिग ग्रोथ ड्राइवर दिस ईयर, ऐसा इनका कहना है। एक सिग्निफिकेंट लोन बुक का पार्ट आएगा इस को लेंडिंग के थ्रू, ऐसा इनका कहना है। बिकॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे रिच नहीं है, एनबीएफसी के साथ टाई अप करके उस रीजन में जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अब को लेंडिंग के बेनिफिट्स को मैंने सेपरेटली एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस किया था। इसमें होता क्या है, इसेंशियली आप एक एनबीएफसी के साथ टाई अप करते हो, 100 रुपीज का अगर लोन देना है किसी कस्टमर को, तो उसमें से 80 रुपीज का जो लोन आता है वो बैंक की तरफ से आता है, और जो 20 रुपीज का लोन आता है वो एनबीएफसी की तरफ से आता है। और फिर एनबीएफसी पूरा वो जो, क्योंकि उसका नेटवर्क है, ज्योग्राफी वाइज उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो लोन को प्रोसेसिंग करना, उसको ट्रैक करना, रिकवरीज करना, पेमेंट्स आ रहे कि नहीं पीरियडिकली चेक करना, रिकवरी, वो सब जो काम है वो एनबीएफसी के पास होगा। बट बैंक को बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो उसका लोन बुक को ग्रो करने के लिए एडिशनल चैनल खुल जाता है। इसके अलावा क्योंकि आप थोड़े हायर रिस्क वाले लोन्स दे रहे हो तो यील्ड्स भी रिलेटिवली बेटर होते हैं। तो एमएसएमई वाइज एज सच इनको चैलेंजेस नहीं थे, इसलिए अभी एमएसएमई वाइज जो बुक है उसको फोकस करने वाले ग्रो करने पे, और ये इन्होंने को लेंडिंग का ऑप्शन चुना है टू ग्रो दैट एग्रेसिवली। उसके एसेट क्वालिटी वाइज ट्रेंड की एक बार हम बात कर लेते हैं। सेगमेंट वाइज इनको कहाँ पे चैलेंजेस दिखे थे। तो इफ यू लुक एट दिस टेबल यू विल नोटिस कि इनका रिटेल या फिर कॉर्पोरेट बुक देखेंगे वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल नंबर्स रहे इन टर्म्स ऑफ जो परसेंटेज है। 0.37 था लास्ट ईयर के जून में, अब 0.39 है, तो बहुत ज्यादा कुछ डिटोरिएशन हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट बुक अगेन वेरी सिमिलर 0.16 था, इंप्रूव हुआ है 0.05 पे। एमएसएमई अगेन वेरी गुड ट्रेंड 2.42 पे था जो एनपीए नंबर है लास्ट ईयर में, अभी 1.59 है। जो एक दिक्कत इनके बुक में दिखती है वो सिर्फ एग्री पार्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्होंने लोन्स दिए थे वहां पे रिकवरी नहीं आई है, और वहां पे एनपीए का नंबर थोड़ा सा शूट अप हुआ है 7.88 जो ऑलरेडी हाई है, अभी वो 9.65 पे गया है। तो बट इनका कहना है कि यहाँ से रिकवरी अब स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज मानसून इज गुड दिस ईयर, एक्सपेक्टेशन अच्छे मानसून की है, और जैसे मानसून से मानसून अच्छा होगा, रूरल इकोनॉमी पिकअप करेगी, तो ये जो कुछ जहाँ पे रिकवरीज नहीं आ रही वो आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो दिक्कत है स्पेसिफिकली इन एग्री सेगमेंट वो भी कम हो जाएंगी। तो ये इनका गाइडेंस है। तो ओवरऑल अगर समराइज करें पूरे डिस्कशन को, तो यू विल नोटिस पूरे पीएसयू सेगमेंट में ये बैंक मुझे अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ जो ये ग्रोथ अचीव कर पा रही है। और सी ये कुछ ऐसा नहीं ग्रोथ कर पा रही है कि 25-30% पेस से कुछ ग्रो कर पा रही है, डिसेंट पेस के साथ ग्रो हो रही है व्हाइल मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी। आरओए अराउंड 2%, आरओई ऑलमोस्ट 23%, तो वेरी हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स। और ये कॉम्बिनेशन की वजह से यू विल नोटिस इन्होंने प्रीवियस 5 इयर्स में जो रिटर्न्स दिया है दैट इज आउटपेसिंग लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आप किसी के साथ भी आप कंपेयर करके देख लीजिए, इवन इट हैज गिवन रन टू इवन प्राइवेट बैंक्स। ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक लगती है जो मिड साइज बैंक है, एंड इट इज अ वेल रन। इनका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, और इनका जो पाथ है, विजिबिलिटी है, गाइडेंस है, वो भी काफी क्लियर और डिस्टिंक्ट है। तो ओवरऑल डिसेंट बैंक है ये, और इसको हम आगे वाले क्वार्टर्स में भी कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो लेट मी नो, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।